जय हिंद। स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों आप लोग के लिए बायोलॉजी का जो कि क्लास 11th का क्लास चल रहा था उसमें ये सेकंड क्लास होगा। चैप्टर नंबर 10 आप लोग को पढ़ा रहे थे। कौन सा चैप्टर? 10 चैप्टर आप लोग को हम जो कि पढ़ा रहे थे उसका ये क्लास नंबर जो होगा ये सेकंड नंबर क्लास होगा। ठीक है, इससे पहले एक क्लास आप लोग को हम दिए थे और जहां तक आपको पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ा दिए थे वहां से आगे आपको इस क्लास में आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बटन ऑल कर लीजिएगा और सभी व्यक्ति आप क्या करिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा या जो भी विद्यार्थी यानी बायोलॉजी पढ़ना चाहता होगा उसको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, पीछे वाला जो क्लास था उसमें हम लोग कहाँ तक पढ़े थे तो आपको बता दें, हम लोग पढ़े थे कोशिका। देखिए ये चैप्टर का नाम ही आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, कोशिका चक्र। कोशिका के चक्र के बारे में और कोशिका विभाजन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम ही है कोशिका चक्र या कोशिका विभाजन, सेल सर्कल एंड सेल डिवीजन। तो इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो इससे पीछे वाले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वह पढ़े थे जो कोशिका का जो विभाजन होता है, कोशिका को विभाजन करने के लिए हम लोग इसमें अवस्था पढ़े थे। इसमें अवस्था पढ़े थे जिसमें कि हम लोग यहाँ पे पढ़े थे इस सर्कल में जो G1 फेज। अगर आप पीछे क्लास नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। G2 क्लास, G2 फेज, ठीक है, G2 फेज और एक ये S फेज था। ये सेकेंड नंबर जो होता है ये होता है आपको S फेज, ठीक है। ये आपका क्या था? S फेज। और S फेज यहाँ पे ये पढ़ाई थे आप लोग को, पीछे क्लास में आप लोग को बताए थे इसके बारे में सारी चीज़ डिटेल से, जो कौन फेज होता है, जिसमें कि आप लोग को इसमें बताए थे एस फेज। उसके बाद बताए थे ये होता है G2 फेज, ठीक है, G2 फेज। और ये जो होता है ये एम प्रावस्था होता है। एम प्रावस्था जो था यानी जिसमें बताए थे ये तीनों का मतलब कोशिका को विभाजित होने के लिए, कोशिका को विभाजित होने के लिए पहले दो भाग में बंटना पड़ता है। क्यों बंटना पड़ता है ये भी आप लोग को बताए थे। जो एक कोशिका में मान के चलिए 46 क्रोमोसोम है तो ये जो होता है आगे जब बढ़ेगा तो दोनों में 46 जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा जो एगो में 46 चल जाएगा, एगो में 0 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इस कोशिका को विभाजित होने के लिए इसके दुगुनी होना पड़ेगा ताकि दोनों में कोशिका बराबर बराबर जाए। ये चीज आप लोग को पिछले क्लास में आप लोग को हम बताए थे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को बताए थे कोशिका जो है दो भाग में बंटेगा। कोशिका दुगुनी होने के लिए G1 फेज, S फेज और G2 फेज, इस तीनों का समय अवधि बताए थे आपको 23 घंटा का समय लगता है। 23 घंटा का समय लगता है। वहीं पे हम लोग एम प्रावस्था जो पढ़ेंगे इसमें आपको 1 घंटा का समय लगता है। 1 घंटा का आपको समय लगता है। तो हम लोग कोशिका किस तरह से दो बनता है, 1 से 2 बनता है, ये हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ लिए थे। आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे एम प्रावस्था के बारे में, जो कोशिका विभाजित कैसे होता है। तो कोशिका विभाजन हम जब चैप्टर पढ़े तो यहाँ पे एक चीज पढ़ लेना और अच्छा होगा, समसूत्री और विषम सूत्री। ये आपको पढ़ लेना क्या होगा, अच्छा होगा, क्योंकि ये इस चीज की जानकारी आपको होना चाहिए। जो समसूत्री विभाजन क्या होता है अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो समसूत्री क्या होता है और विषम सूत्री क्या होता है। जिस व्यक्ति को अगर पता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं समसूत्री और अर्धसूत्री के बारे में जो ये क्या होता है। नहीं पता है तो चलिए यहाँ पे हम आप लोग को बताते हैं इसके बारे में, जो समसूत्री विभाजन क्या है और अर्धसूत्री विभाजन क्या है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन को हम लोग दो भाग में सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, उसके बाद आगे हम लोग फिर इसका मेन जो है कोशिका विभाजन वो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग समझिएगा, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन जो होता है ये दो टाइप से होता है। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं समसूत्री विभाजन, ठीक है। और दूसरा जो होता है सेकेंड नंबर जो इसका होता है, यानी कि कोशिका विभाजन को दो टाइप में बांटा गया है। एक होता है समसूत्री और एक होता है आपका कौन सी, विषम या अर्धसूत्री इसको कह सकते हैं। अर्धसूत्री इसी को हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है।
तो देखिए समसूत्री और अर्धसूत्री क्या होता है, आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिएगा। और देखिए अगर आप ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं तो आपको पता होगा शिवाजी नगर और वेहेरी में, जो कि समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में शिवाजी नगर और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में वेहेरी पड़ता है, यहाँ दोनों जगह अपना ऑफलाइन क्लास भी चलता है। अगर कोई विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं तो वो आके ऑफलाइन क्लास भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं समसूत्री और विषम अर्धसूत्री के बारे में। तो देखिए ये जो होता है यहाँ पे समसूत्री विभाजन, इसमें देखिए मान के चलिए कोई कोशिका है, ठीक है, कोशिका है यहाँ पे, और कोशिका में जो है क्रोमोसोम की संख्या 46 है। कितना है? 46 है। अब इसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 है। जब ये विभाजित होगा, जब ये सम मतलब बराबर, मतलब ये जब विभाजित होगा तो दोनों में ये जनक कोशिका मान के चलिए जनक कोशिका है और इसे हम लोग कहेंगे पुत्री कोशिका, ठीक है। तो ये जो होता है ये दोनों में समान समान जाएगा, दोनों में समान जाएगा। जितना अगर 46 है तो इसमें भी 46 जाएगा और इसमें भी 46 जाएगा। ऐसा नहीं है जो आधा आधा जाएगा। अगर दोनों में समान जाए तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? समसूत्री विभाजन। अब बहुत सारे व्यक्ति के मन में आएगा जो 46 है तो 46 46 दे क्यों देगा? तो यही तो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना। जो 46 है तो 46 का दुगुना पहले होना पड़ेगा इसको। 46 का दुगुना कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और यहाँ पे 4 8 1 9 92 वो होना पड़ेगा। यानी क्रोमोसोम की संख्या 92 होना चाहिए। मतलब कोशिकांक जितना होगा सभी 92 पहले होगा और फिर आधा आधा बंट के 46 46 जाएगा। तो ऐसे जो विभाजन होगा, ऐसे ही विभाजन को क्या कहते हैं बुआ? कोशिका विभाजन के समसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे। समझ गए? वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन समझिए। अर्धसूत्री विभाजन मान के चलिए कोई कोशिका है, इसमें क्रोमोसोम कितना है? 46 है। कितना है? 46 है। अब यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है और इसको क्रोमोसोम जो है ये क्या होगा? जब बंटेगा, जब 2 भाग में बंटेगा तो एक कोशिका में 23 गो और इसमें भी 23 गो, जो कि जनन के समय हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे जो 22 गो कोशिका जो होता है वो हमारे शरीर के निर्माण के लिए होता है। और एक कोशिका, एक नर का और एक मादा का, जो कि आप लोग पढ़े होंगे X और Y। अगर X Y मिलेगा तो क्या होगा? नर जन्म लेगा। अगर X मादा का और X नर का दोनों का आए तो इसमें मादा का जन्म होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो पढ़े होंगे तो इस टाइप का जो विभाजन होता है, मतलब आधा आधा दोनों में जाए तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। और समसूत्री विभाजन किसे कहेंगे? जिसमें मतलब दोनों कोशिका में समान कोशिका जाए तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? समसूत्री विभाजन। अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो आप लोग सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो आप यहाँ तक समझ गए हैं। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो आप यहां तक समझ गए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कोशिका विभाजन का। ठीक है, हम प्रअवस्था के अंदर ही हम लोग कोशिका विभाजन आगे पढ़ते हैं। तो यहां पे हम लोग आगे जैसे ही बढ़ते हैं, आपका ये हो गया, ये चक्र हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इस चक्र के बारे में जो ये किस तरह से विभाजित होता है। अभी हम लोग देखिए इसमें पढ़ क्या क्या लिए हैं। अगर आपसे कहा जाए आप क्या क्या पढ़ लिए हैं तो हम देखिए यहाँ पे जो है G1 या G0 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अवस्था पढ़ लिए हैं इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद आपको S फेज पढ़ लिए हैं, S प्रअवस्था पढ़ लिए हैं। ठीक है, जिसे S फेज कहा जाता है, S प्रअवस्था। और हम लोग G2 फेज पढ़ लिए हैं। यहाँ तक हम लोग पीछे क्लास में ही पढ़ लिए हैं। जो व्यक्ति क्लास नहीं देखे हैं आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग पढ़े M अवस्था। अब M अवस्था में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जो है M अवस्था में हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वह पूर्व मध्य अवस्था, प्रोमेट्रोफेज। इससे पहले भी हम लोग को एक फेज और पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को जब आगे हम पढ़ाते हैं, हाँ, प्रोफेज के बारे में पढ़ेंगे। उसका मेटाफेज, एनाफेज, टेराफेज, ये चारों फेज पढ़ेंगे। ये क्या है वो अभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ देखिए लिखा हुआ है, ये चीज़ पहले आप लोग समझिएगा। देखिए कहा गया है एम फेज, एम प्रावस्था जो होता है, एम प्रावस्था ये समसूत्री विभाजन अवस्था है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बुआ? समसूत्री विभाजन। याद रखिएगा, समसूत्री विभाजन अवस्था पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब वही जो अगर इसमें 46 गो है तो दोनों बउआ के बराबर बराबर देना है, बड़को बउआ को छोटको बउआ। मतलब ऐसे समझिएगा, कोशिका को बराबर बराबर भाग में बांट के देना है। जैसे जमीन का बंटवारा होता है तो बराबर बराबर भाग में दोनों
भाई लेगा वैसे ही इसमें भी लेना है। एम प्रावस्था में दोनों कहेगा इसमें 46 गो है तो 46 गो हमको भी चाहिए, 46 गो हमको भी चाहिए। तो इसे ही हम लोग अभी ये बताएं आपको पहले ही, इसीलिए हम बता दिए जो समसूत्री विभाजन क्या होता है। ठीक है, तो एम प्रावस्था में हम लोग पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन के बारे में, जो कि कहा गया एम प्रावस्था में कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है। तो ये अभी हम बता दिए, आपसे पूछेगा जो एम फेज जो होता है, एम फेज जो होता है इसमें कौन सी विभाजन की प्रक्रिया होता है, तो याद रखिएगा समसूत्री विभाजन होता है। आप लोग अपने कॉपी में इसको पीडीएफ को इसको नोट भी कर सकते हैं। हम बस उतना ही पॉइंट यहाँ पे आपको बहुत कम पॉइंट हम बताएंगे जो आपको कॉपी में नोट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कहा गया है मानव कोशिका में कोशिका 6 के 24 घंटा औसत होता है। मतलब कहा गया कोशिका विभाजन का जो समय होता है वो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। कोशिका विभाजन जो पूरा होता है इसमें कितना समय लगता है, 24 घंटा का समय लगता है। पूछेगा आपसे कोशिका विभाजन में कितना समय लगता है, तो आप लोग कहिएगा कोशिका विभाजन में जो समय लगता है वह कितना लगता है, 24 घंटा का समय लगता है, जिसमें कोशिका विभाजन लगभग 1 घंटे होता है। एम प्रावस्था केंद्रक विभाजन से शुरू होता है और ये कहा गया संतति क्रोमोसोम का विभाजन होता है। इसका अंत कोशिका द्रव्य विभाजन के साथ होता है। आप देखो यहाँ पे कहा गया कोशिका विभाजन जो होता है जिसमें एम फेज जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, एम फेज के बारे में, ये एम फेज के बारे में कहा गया है। ये जो होता है 2 भाग में विभाजित होता है। मतलब एम फेज जो अवस्था होता है, यहाँ पे समझिएगा, हम लिखते हैं यहाँ पे एम फेज, ठीक है, एम फेज या एम प्रावस्था इसी को हिंदी में कहेंगे। तो एम फेज के बारे में कहा गया, एम फेज जो होता है, एम फेज ये आपको 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग का है, इसमें जो कहा गया है केंद्रक विभाजन, केंद्रक के आधार पर, केंद्रक विभाजन के आधार पर होगा केंद्रक विभाजन। और दूसरा जो होगा, आप यहाँ पे अभी आपको पीछे हम बताए हैं, यहाँ पे जो पहला जो होता है देखिए केंद्रक विभाजन होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, पहले केंद्रक विभाजन और दूसरा प्रक्रिया जो चलने वाला है वह है अंतः कोशिका द्रव्य विभाजन। तो कोशिका द्रव्य जो होता है इसका विभाजन होगा, किसका, कोशिका द्रव्य का, कोशिका द्रव्य विभाजन, विभाजन कोशिका द्रव्य विभाजन। कहीं पे अगर हिंदी लिखने में मिस्टेक हो जाए तो वो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, हो सकता है हिंदी लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन फिर भी सही है। देखिए हम लोग को यहाँ पे कहा गया एम फेज में हम लोग सबसे पहले इसको 2 भाग में बांटे। हम लोग यहाँ पे आप लोग को पढ़ाए थे G1 फेज, ठीक है, एस फेज और G2 फेज, ये हो गया था। अभी हम लोग पढ़े एम प्रावस्था, मतलब एम फेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक शेयर सर्कल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो अब इसके पीछे हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसमें लाइन में क्या लिखा हुआ है आपको साथ में हम समझाते जाएंगे। कहा गया है प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल द्विगुणिज कार्य कोशिकाओं में ही दिखाई देता है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद है जहां अनगिनत जो होगा कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। उदाहरण के लिए नर मधुमक्खियां, इनके विपरीत पादपों में सूत्री विभाजन के अनगुणित एवं गुणित दोनों कोशिका में होते हैं। तो ये चीज़ हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आते हैं, कहा गया देखो सूत्री विभाजन जो होता है समसूत्री विभाजन एम प्रावस्था मतलब एम फेज में, यह कहा गया कोशिका चक्र की सार्वधिक नाटकीय अवस्था है। सार्वधिक क्या है, नाटकीय अवस्था होती है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का वृहद पुनर्गठन होता है। जनक व संतति, जनक का मतलब वही बताए थे, बाव जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनक। तुम्हारा पप्पा जो है, तुम्हारे पिताजी जो है, तुम्हारे फादर श्री जो है, उसे ही क्या कहते हैं, जनक कहते हैं, ठीक है। और तुम जो उसका बेटा है, उसका जो बेटा होगा, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं संतति। क्या कहते हैं, संतति कहते हैं, ठीक है। तो तुम अपने पप्पा का क्या है, संतति, और तुम्हारा पप्पा क्या कहलाएगा, जनक कहलाएगा। तो वही कहा गया यहाँ पे, जो जनक व संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है। वही चीज तो तभी से आप लोग को समझा रहे हैं, दोनों में क्या होगा, बराबर। इसमें भी 46 गो और इसमें भी 46 गो, दोनों में क्या गो, 46 गो, मतलब बराबर होगा। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है, प्रगतिशील प्रक्रिया। कोशिका विभाजन एक कैसी प्रक्रिया आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप कहिएगा एक प्रगतिशील प्रक्रिया है,
एक क्या है, प्रगतिशील प्रक्रिया है और इसकी विभिन्न अवस्थाएं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल है, जो कि कहा गया है कोरियोकाइनेसिस। ये याद रखिए, कोरियोकाइनेसिस को 4 अवस्था में विभाजित किया गया है। अब ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश शब्द का उपयोग किया गया है, इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या बउआ, बता सकता है कोई तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। कैरियोकाइनेसिस का हिंदी होता है, अभी ये हम लिखे थे यहाँ पे आप लोग को पीछे, केंद्रक विभाजन। क्या, केंद्रक का विभाजन, जिसे हम लोग कोशिका के राजा कहते हैं। तो केंद्रक विभाजन जो होता है उसी को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस, इंग्लिश नाम है इसी का। इसको कहा गया है, कितने अवस्था में बांटा गया है, 4 अवस्था में बांटा गया है। अब देखिए चारों अवस्था का आप नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पे पहला अवस्था होता है उसे कहा जाता है पूर्वा अवस्था। क्या कहा जाता है, पूर्वा अवस्था, जिसे प्रोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोफेज, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोफेज। दूसरा जो होता है वह होता है मध्य अवस्था। मध्य अवस्था को हम क्या कहते हैं, मध्य अवस्था को हम कहते हैं मेटाफेज। क्या कहते हैं, मेटाफेज, ठीक है, मेटाफेज। तीसरा जो होता है पक्ष अवस्था, जिसे कहते हैं एनाफेज, ठीक है। और चौथा जो होता है वह होता है अत्यन, यहाँ पे चांद बिंदु है, अत्यन्या अवस्था, जिसे कहते हैं टेलोफेज। क्या कहते हैं, टेलोफेज। तो इस चारों चीज जो हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे, यानी इसका 4 गो भाग होता है, इसका 4 गो धियापुता। केंद्रक विभाजन के कितना धियापुता, तो इसको 4 गो धियापुता, ये समझने के लिए आप लोग को बता रहे हैं। सबसे बड़का बुआ के नाम जो होगा इसे हम लोग कहते हैं प्रोफेज। इंग्लिश में ही लिखते हैं, हिंदी वहाँ पे इसीलिए आप लोग को लिख दिए हैं। आप लोग अगर लिखना चाहिएगा तो लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला जो होता है प्रोफेज, दूसरा का नंबर जो होता है इसे हम लोग अभी ये कहें कौन सी, मेटाफेज। मेटाफेज, मेटाफेज। तीसरा जो होता है इसे कहते हैं एनाफेज, एनाफेज। और चौथा जो होता है इसे कहते हैं टेलोफेज, टेलोफेज। क्या कहते हैं, टेलोफेज कहते हैं। तो ये पूछे केंद्रक विभाजन जो होता है वो 4 अवस्था में अभी होने वाला है, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके इसमें पढ़ने वाले। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सभी चीज़ को हम लोग पूरा डिटेल से एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले प्रोफेज के बारे में, ठीक है। कौन सी, प्रोफेज क्या होता है, प्रोफेज के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। कोशिका विभाजन तो आप लोग को हम बता चुके हैं, और कोशिका विभाजन में ही हम लोग यहाँ पे देखे थे कोशिका किस तरह से विभाजित होता है, 2 भाग में कैसे टूटता है, ठीक है। तो यही टूटने की प्रक्रिया, जो बनने की प्रक्रिया था G1, S और G2 फेज, ठीक है। और टूटने की प्रक्रिया हम लोग M फेज पर पढ़े, M प्रावस्था पर है। तो यहाँ पे सभी बारी बारी से, जिसमें कि आप लोग को अभी हम बताए थे 1 नंबर प्रावस्था, जिसे कहते हैं प्रोफेज। क्या कहते हैं, प्रोफेज। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर जो विद्यार्थी शिवाजी नगर बेहरी से आते हैं, अगर वो बायोलॉजी कहीं पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा सा वीडियो दिखा के दिखाइए, जो किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई होता है। आपको सबसे शॉर्टकट तरीका से और सबसे आसान भाषा में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो आपको इसीलिए बोले हैं जो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि उसको भी पता चले जो इस यहाँ पे पढ़ाई किस तरह से होता है, ठीक है। आपको सबसे आसान भाषा में कोशिश करते हैं आपको पढ़ाने का। तो देखिए इसको हम लोग पूर्वावस्था को 2 भाग में हम लोग बांट सकते हैं। एक होता है आपको, माने कि पहले जो होगा इसको लिख सकते हैं अनरी, ठीक है, प्रोफेज, 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 ठीक है। और दूसरा जो होगा इससे हम लोग लेट फेज, प्रोफेज कह सकते हैं, लेट प्रोफेज, ठीक है। राइटिंग आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा आती है नहीं। और देखिए अनरी फेज, ये जो होता है पहली अवस्था, हिंदी में इसको हम लोग कह सकते हैं। तो पहली अवस्था में क्या क्या होता है कोशिका का, तो यहाँ पे आप लोगों को कोशिका दिखाता होगा। इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखो यहाँ पे आप लोग को एक फिगर शुरू में दिखाए थे, हाँ यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा जूमिंग करते हैं तब आप लोग को अच्छा से दिखाई देगा। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अभी सबसे नीचे वाला यहाँ का ये, ठीक है। हाँ चलिए, इसमें देखिए क्या क्या होगा वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है प्रोफेज में।
उम्मीद करते हैं आप लोग को दिखाता होगा अच्छा से। इसको थोड़ा सा इधर घुसका लेते हैं। प्रोफेज में देखिए क्या क्या होगा। सबसे पहले जो प्रोफेज होगा, आप लोग साफ साफ दिखाई देता है नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा। और वीडियो का क्वालिटी आप लोग बढ़ा के थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे फुल HD में वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप क्वालिटी कम करके देखिएगा तो आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। तो कोशिश करिएगा इसका क्वालिटी क्या करे, थोड़ा सा आप बढ़ा के देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रोफेज जो होता है, इसमें कहा गया है गुणसूत्र। यहाँ पे एक मिनट, हाँ चलिए, यहाँ पे कहा गया गुणसूत्र जो होगा प्रोफेज में छोटे व संघनित होना है। मतलब गुणसूत्र जो इसमें पाया जाएगा ये छोटा हो जाएगा और संघनित हो जाएगा। संघनित मतलब यहाँ पे आइए आपको हम दिखाते हैं। इस अवस्था में जो होता है ये क्या होता है, गुणसूत्र जो होगा, गुणसूत्र ये जो होगा संघनित होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, जैसे ये मान के चलिए कोशिका है, कोशिका के अंदर में जो क्रोमोसोम होगा ये संघनित होना शुरू, हल्का हल्का सा छोटा छोटा भाग में संघनित के रूप में ये होना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर का क्रोमोसोम। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लिखे हैं आपको, इसका जो होता है गुणसूत्र व संघनित होना शुरू हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट कर करके आपको हम दिखाते हैं। दूसरा नंबर लिखे हैं गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों में बना होता है जो आपस में सेंट्रोसोम से जुड़े होते हैं। और जो आपस में क्या होता है, गुणसूत्र सेंट्रोसोम से जुड़ा हुआ रहता है। और तीसरा पॉइंट लिखे हैं ये तंतुकाओं का निर्माण करते हैं। इसको समझिएगा, यहाँ पे फिगर से आपको हम लिख के समझाते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, पहला नंबर आपको संघनित हो जाएगा। दूसरा नंबर जो होता है कोशिका झिल्ली, कौन सी, कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका झिल्ली जो होता है वह अदृश्य हो जाएगा, अदृश्य हो जाता है। कहने का मतलब है इसमें जो कोशिका झिल्ली जो पाया जाता है, मान के चलिए यह अदृश्य मतलब स्पष्ट रूप से ये नहीं दिखाई पड़ता है। वही चीज लिखे, कोशिका झिल्ली क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। उसके बाद इसमें क्या होगा, कोशिका आवरण, कोशिका आवरण जो होगा वह भी क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, अदृश्य। देखिए पहला फेज में जो प्रोफेज में है ये अदृश्य हो जाएगा। अंतिम फेज में जो हम लोग टेलोफेज में जाएंगे तो वहाँ पे दृश्य मतलब सब दिखाने लगेगा। तो इसका जो आवरण जो होता है, ये आवरण जो है कोशिका, ये क्या होता है, अदृश्य हो जाएगा। और लेट फेज में लिखिएगा, इसमें लिखना है आपको तारक केंद्रक जो होता है, यहाँ पे रंग थोड़ा सा चेंज, तारक केंद्रक जो पाया जाता है ये जो होता है ध्रुवों में क्या होता है, ध्रुवों में चले जाते हैं, ध्रुवों में चले जाते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग पढ़ाए थे आपको पीछे क्लास में 9 वाला, वहाँ पे आपको बताए थे इसका जो तारक केंद्र जो होता है ये क्या होता है, ध्रुवों में चला जाता है। कौन चीज़ में, ध्रुवों में ये चला जाएगा, ठीक है। ये इस तरीक़ा से दोनों साइड क्या होगा, ध्रुवों में चला जाएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए कुछ इस तरीक़ा से क्या होता है, ध्रुवों के मतलब साइड में ये जाके रुक जाते हैं, ठीक है। दोनों साइड आप लोग को भी ये फिगर बनाना है, अगर आप नोट करते होइएगा तो ये सभी पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें एक पॉइंट और आप लिख लीजिएगा, एक पॉइंट और लिखना है आपको, कोशिकांग अदृश्य हो जाता है। जो भी कोशिकांग होगा, कोशिकांग का मतलब आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जो कोशिकांग का मतलब क्या होता है। अगर आपको पता है तो आप पीछे क्लास अगर देखे हैं तो आपको पता होगा, आप बताइए कोशिकांग का मतलब क्या होता है। तो कोशिकांग का मतलब समझिएगा, जो भी इसमें सेंट्रोसोम, राइसोसोम, ये सेंट्रोसोम हो गया, माइक्रोकॉन्ड्रिया, जो भी चीज़ इसमें पाया जाता है ये सभी अदृश्य हो जाता है, ठीक है। सभी मतलब आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ता है। तो प्रोफेज में आप समझ गए होंगे, प्रोफेज में क्या क्या होता है, गुणसूत्र संघनित होगा, कोशिका
कोशिका झिल्ली अदृश्य हो जाएगा, कोशिका आवरण अदृश्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तारक केंद्रक ध्रुवों में चले जाते हैं, दोनों साइड चले जाएंगे और कोशिकांग अदृश्य हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। पूर्व अवस्था हो गया, यहाँ पे आपको ये फिगर से भी हम समझा चुके हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रोफेज, प्रोफेज की जगह यहाँ होना चाहिए कौन सी, मेटाफेज। दूसरा नंबर हम लोग लिखे थे मेटाफेज। तो मेटाफेज जो होता है, मेटाफेज में आप यहाँ पे समझ सकते हैं। मेटाफेज देखिए, इसको थोड़ा सा काट देते हैं वैसे ही, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है मेटाफेज। मेटाफेज बड़े अक्षर में लिख देते हैं, मेटाफेज। हिंदी आप लोग लिख लीजिएगा। मेटाफेज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेटाफेज में होता क्या है, आखिर मेटाफेज में किस तरीक़ा से क्या क्या होता है, वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखना है। चलिए यहाँ पे हम एक कोशिका मान के चलिए बनाते हैं, ठीक है। ये कोशिका है। अब इस कोशिका में होता क्या क्या है ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो होता है, देखिए मेटाफेज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आप लोग का ये कमेंट है तो हिंदी अभी आप लोग को हम बताए थे। जो मेटाफेज को जो है हम लोग हिंदी में कहते हैं मध्य अवस्था, मध्य अवस्था, ठीक है। मध्य अवस्था यहाँ पे लिखने का एक कारण और है। मेटाफेज जो होता है, मेटाफेज के बीच में जो होता है एक पट्टिकाणु यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इसे हम लोग मध्य पट्टिकाणु कहेंगे, यानी बीच से आधा आधी हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, मध्य पट्टिकाणु। इस मध्य पट्टिकाणु पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो होता है आपको केंद्र यानी क्रोमोसोम गुणसूत्र जो होता है, यहाँ पे आपको गुणसूत्र जो होता है, ये गुणसूत्र कुछ इस तरीका से विभाजित होने लगता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीका से विभाजित होने लगता है। इसको बीच में जो हम लिखे हैं इसको हम लोग कहते हैं कौन सी, मध्य अवस्था पट्टिका, ठीक है। पट्टिका लिख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए उसके बाद हम अभी ये पढ़े थे, इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे जो साइड में तारक केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। कौन सी, तारक केंद्रक, जो कि यहाँ पे आप लोग को अभी हम बनाए थे पीछे वाला में। अभी तारक केंद्रक यहाँ पे मान के चलिए ये साइड में है तारक केंद्रक। ये ध्रुव पे चले जाते हैं, पीछे वाला फेज में ही आपको बताए हैं ये ध्रुवों पर चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गुणसूत्र जो है, यहाँ पे हम गुणसूत्र को इस तरीका से क्यों बनाए हैं वह भी आप लोग को अभी हम समझाते हैं। जो गुणसूत्र ऐसे क्यों बनाए हैं, ये आपका कौन सी है, तारक केंद्रक है, तारक काई जिसे कहते हैं, ठीक है। गुणसूत्र आप लोग को हम बताए थे पीछे क्लास में जब पढ़ाए थे, वहाँ पे जो गुणसूत्र जो हमारा जो होता है वह जो है कुछ इस तरीका से रहता है, ठीक है। कुछ इस तरीका से इसके अंदर में गुणसूत्र पाया जाता है। तो इसी में जो है जब कोशिका विभाजन हो रहा था उसी समय क्या होता है, यहाँ से कुछ इस तरीका से निकलता है और ये क्या होता है 2 से 4 गो बन जाता है। तो वही 2 गो नीचे में दिए हैं और 2 क्या किए हैं, ऊपर किए हैं। जिसमें क्या होगा, इसमें देखिएगा ये जो होता है एक जो होता है इससे जुड़ जाएगा इस तरीका से, यानी गुणसूत्र जो इसमें पाया जाएगा आप लोग को पीछे क्लास में बताए थे, वो क्या होगा, दोनों साइड से एक एक भाग यानी कि इसमें लटक जाएगा। दोनों साइड से एक एक भाग क्या होगा, इस पे लटक जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको, और इधर वाला एक क्या होगा, इससे इसमें आ जाएगा, इधर फिर ये जो है इससे मिल जाएगा, इसमें इससे, क्योंकि आगे की जब हम अवस्था पढ़ेंगे तो ये फिर 2 भाग में बंटेगा। ये क्या होगा, 2 भाग में बंटेगा। तो इस अवस्था में आपको मेटाफेज में क्या होता है, गुणसूत्र जो है पट्टिकाणु पर, मध्य पट्टिकाणु पर आ जाने के कारण 2 भागों में ये बंटने लगता है। ये इस समय क्या है, अभी जो है जुड़ा हुआ है, आगे के भाग में क्या होगा, बंटेगा। तो यहाँ पे गुणसूत्र आपस में क्या होता है, दोनों जुड़ जाता है और एक लटक जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे फिगर से आप लोग को थोड़ा सा समझाते हैं। फिगर से जब हम लोग चलते हैं बैक, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे अभी मेटाफेज, ठीक है। तो मेटाफेज देखिए, यहाँ पे आपको मेटाफेज का फोटो दिया गया है, जो कि मेटाफेज में आप लोग देख सकते हैं। मेटाफेज जो यहाँ पे है, ये इस मेटाफेज में सभी गुणसूत्र जो है कनेक्ट हो गया है, ठीक है। आधा आधी दोनों साइड से आ गया है। यहाँ पे लिखा गया पूर्व मध्य अवस्था, ठीक है, पूर्व मध्य अवस्था। इसमें कहा गया केंद्रक झिल्ली का विघटन हो जाता है, केंद्रक झिल्ली जो होता है वह विघटित हो जाता है, खत्म हो जाता है। साथ में कहा गया गुणसूत्र का समसूत्री तंतु
से जुड़ जाता है। समसूत्री तंतु मतलब वही जो अभी हम फिगर में बताएं, दोनों साइड से ये तंतु से क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ जाता है। दोनों साइड क्या होगा, तो जुड़ जाएगा। ये कौन चीज था, ये था आपका एम फेज। ठीक है, ये आपका एम फेज की अवस्था अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये पॉइंट को आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आगे के फेज आपका कौन था, तो आगे के फेज हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, और पश्चा अवस्था जिसे कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं पक्षा अवस्था। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं एनाफेज। एनाफेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो एनाफेज समझिएगा, मान के चलिए यहाँ पे हम एक कोशिका फेड बनाते हैं आप लोग को समझने के लिए। एक कोशिका है और इस कोशिका में अभी हम लोग पढ़े थे जो इसके साइड में क्या पाया जाता है, तारक केंद्र पाया जाता है। कौन सी, तारक केंद्र पाया जाता है। यहाँ पे इस तरीका से तारक केंद्र इसके ध्रुवों पे पाया जाएगा, दोनों साइड, ऊपर और नीचे या साइड में जहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे आपको हम समझाने के लिए ये दिखा रहे हैं। इसको रंग देते हैं ताकि देखें आप लोग को। इस जैसे जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे ऐसे अपने कॉपी में आप लोग को भी क्या करना है, नोट करते चलना है। ठीक है, अगर आपको बोले हैं ऑफलाइन क्लास में जैसे आपको पढ़ाते हैं बिल्कुल वैसे ही एकदम आसान तरीका, आपको सबसे आसान तरीका से आपको बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। और साथ में ऑब्जेक्टिव भी आपको 12वीं क्लास में, जब आप लोग का क्लास होगा 12वीं क्लास का, उसमें आपको साथ में ऑब्जेक्टिव का भी क्लास आप लोग का लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से तारक केंद्रक होता है। इसके अभी हम लोग पढ़े थे जो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो पाया जाता है गुणसूत्र, जो गुणसूत्र जो होगा, यहाँ पे इसको हल्का सा हटाने दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे तारक केंद्रक से क्या होगा, लटका हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लटका हुआ मिलेगा। दोनों साइड अभी जो लटका था इसमें क्या होगा, ऐसे ही वहाँ से आप पट्टिकाणु, मध्य पट्टिकाणु था, इससे अलग हो जाएगा। मध्य पट्टिकाणु से क्या होता है, अलग हो जाता है गुणसूत्र, और दोनों भाग में अलग अलग बन जाएगा गुणसूत्र। ठीक है, दोनों भाग में क्या होगा, ये अलग अलग अवस्था में, मतलब कि अलग अलग साइड में ये बन जाएगा। इस तरीका से पक्ष अवस्था एनाफेज, बस यही होता है, मध्य पट्टिकाणु से हटके और गुणसूत्र क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। गुणसूत्र क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें लिखना कौन सा पॉइंट है, तो लिखना नहीं भी है तो चलेगा, आपको सबसे मेन समझना है। किताब में तो बहुत सारी चीज लिखा हुआ है, फिर भी आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं जो इसमें लिखना क्या क्या है आपको। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आ जाइए। मेटाफेज गुणसूत्र मध्य रेखा होता है, ये मेटाफेज है। मध्य में पट्टिकाणु व्यवस्थित रहता है, जो कि अभी ये बताए थे पट्टिकाणु। ये हो गया आपका मेटाफेज। मेटाफेज के बाद आपका होगा यहाँ पे थोड़ा सा इसको एनाफेज। यहाँ पे है आपका एनाफेज, जो कि फोटो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये फोटो आप लोग को दिया गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या हुआ है, गुणसूत्र अलग हो गया है इसमें। ठीक है, सभी गुणसूत्र क्या हो गया है, यहाँ पे अलग अलग आ गया है। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे सभी गुणसूत्र आपस में अलग अलग दिशा में अलग हो गया। यही अभी आप लोग को हम फोटो जो बनाए हैं उसमें एक ही एक हम दिखाए थे, देख सकते हैं। पट्टिकाणु से ऊपर और नीचे दोनों क्या हो गया, विभाजित हो गया। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ एनाफेज आप देख सकते हैं। गुणसूत्र जो होता है, ये गुणसूत्र कहा गया, बिंदु विखंडित होते हैं और तुर्क तंतु अर्ध गुणसूत्री हो जाता है, मतलब कि ये दोनों भाग में आधा आधा टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। बिंदु को विपरीत ध्रुवों की ओर खींचते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं, इधर हम खींचेंगे इधर वो खींचेगा, दोनों तरफ से क्या होता है, आधा आधी खींचम खींच जो कोशिका में बंटाने का भाग होता है वो यहीं पे शुरू होता है एनाफेज में। उसके अलग हुए गुणसूत्र बिंदु से ध्रुवों की ओर खींचे जाते हैं। अब गुणसूत्र के साथ ध्रुवों की ओर क्या होता है, खिंचाना शुरू हो जाता है, मतलब एक दूसरे से खींचना क्या करता है, शुरू करता है। तो उम्मीद करते हैं अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसको हम साफ करते हैं ताकि आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप अच्छे तरीका से इसको लिख सकते हैं। इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मेटाफेज था, मेटाफेज में कुछ नीचे पॉइंट भी आप लोग को दिखाए थे, या ये पॉइंट आप मेटाफेज में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये पॉइंट जो है आप क्या कीजिए, तो एनाफेज में ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब हमारा एक फेज और बच गया, अब हमारा बच गया टेलोफेज। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, टेलोफेज की ओर चलते हैं। पहले अवस्था आप हो गया, अब है हमारा टेलोफेज। टेलोफेज जो है यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा। तो टेलोफेज की अवस्था के बारे में आप लोग अगर बता सकते हैं, कुछ जानते हैं, आप लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, जो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है आप बता सकते हैं। तो देखिए
कुछ नहीं है, बस ये अब इसका लास्ट पोजीशन है। कोई कोशिका होगा, अभी आपको बनाए थे, इसमें क्या होगा, कोशिका में जो भी तारक केंद्र होगा इस साइड, आप समझ गए, अब आपको रंग के हमको दिखाना नहीं पड़ेगा उतना, दोनों साइड तारक केंद्र पाया जाता है। ठीक है, तारक केंद्र में हम लोग अभी ये पढ़े थे, जो इसमें क्या होता है, तो दोनों साइड में क्या होगा, तो इसमें जो होगा आपको गुणसूत्र इस तरीका से इसमें लटका हुआ होगा। ये दोनों अलग अलग हो चुका है, इसमें भी ये अलग अलग हो गया है। और साथ में इसमें एक चीज़ ये होता है, जो जैसे हम अब ये दो भाग में बंटने के लिए तैयार, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में, इसमें दोनों में सभी चीज़ उपस्थित हो चुका है। और जैसे दोनों में सभी चीज़ उपस्थित हो जाएगा, ये आप विभाजित होने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। ठीक है, ये पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब ये क्या करेगा, ये कोशिका विभाजित होगा, तो इसीलिए इसमें स्पष्ट रूप से माइक्रोकॉन्ड्रिया, जो भी कोशिकांग होगा, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, जो भी कोशिकांग होगा, दोनों में अलग अलग रूप में स्पष्ट रूप से दिखाने, जो कि सबसे पहले प्रोफेज पढ़े थे, उसमें कहते हैं अदृश्य हो जाते हैं, कोशिका झिल्ली सभी जो होता है स्पष्ट रूप से इसमें दिखाने लगता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सभी चीज स्पष्ट रूप से दिखाने लगता है। तो यहाँ पे हम लोग उस फिगर से आप लोग को समझाते हैं एक बार यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एनाफेज के बाद आपका होगा कौन सी, टेरोफेज। टेरोफेज की विशेषता अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग को विशेषता भी देखने के लिए मिलेगा। देखिए इस साइड जो है आपकी यहाँ पे विशेषता दिया हुआ है। टेरोफेज में आप देखिए विभाजन होगा, तो विभाजन के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है क्या क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है टेरोफेज जो होता है, टेरोफेज में आपका क्या क्या देखने के लिए मिलता है, तो कहा गया इसमें गुणसूत्र, यानी जो भी गुणसूत्र होगा, एक मिनट, हाँ चलिए, गुणसूत्र जो भी होगा, गुणसूत्र असंघनित अकुंडित होकर क्रोमेटिन बनते हैं। मतलब जो भी कोशिका होगा, कोशिका स्पष्ट रूप से कोशिकांग दिखाने लगते हैं उसमें। देखिए वही लिखा हुआ है, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, ग्रौजीकरण, अंतःप्रद्रव्य जालिका पुनर्निर्मित होते हैं। मतलब ये सभी स्पष्ट रूप से आपको दिखाने लगते हैं। अभी आप लोग को यहाँ पे फोटो में ये चीज दिखाए हैं, जो सभी चीज क्या होता है यहाँ पे स्पष्ट रूप से, लाइसोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये सभी चीज आप लोग को क्या होता है स्पष्ट रूप से इस फेज में दिखाने लगता है। तो वही पॉइंट यहाँ पे कहा गया है, इस फेज में जाने के बाद सभी चीज स्पष्ट रूप से दिखाने पड़ेगा। दो संतति न्यूक्लियाइड दोनों ध्रुवों पर चले जाते हैं। मतलब दोनों साइड जो अभी तारक केंद्रक आप लोग को बताए, वह तारक केंद्रक क्या होता है, दोनों साइड चले जाते हैं। इसके बाद कोशिका विभाजन होता है, और इसके बाद क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। इसके बाद क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा। तो कोशिका विभाजन किस तरीका से होता है, आप लोग का वीडियो अगर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो वीडियो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं अंतिम पॉइंट। देखिए यहाँ तक पहुँच गए। अब हमारा क्या होगा, यहाँ से कोशिका जो होगा दो भाग में, यहाँ पे देखिए आपको कोशिका द्रव्य विभाजन, मतलब इसको दो भाग में हम लोग बांटेंगे। इसको दो भाग में क्या करेंगे, हम लोग बांटेंगे। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते चलिएगा, और बहुत जल्द इस पर क्लास 10वीं का भी, और क्लास 9वीं का, क्लास 12वीं का, सभी क्लास आप लोग का, और व्याकरण का स्पेशल क्लास, सभी क्लास के लिए आपका व्याकरण का क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग क्या करिएगा, जो भी व्यक्ति अगर व्याकरण पढ़ना चाहते होंगे उसको बता दीजिएगा, ताकि यहाँ पे क्या होगा, व्याकरण का क्लास इस पे यहाँ पे आपको स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे जो होता है आपका, अब हम लोग पढ़ें, कौन चीज़ पढ़ना बचा हुआ है, यहाँ तक आगे हैं, आप लोग नोट स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। कोशिका विभाजन, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अब, कोशिका विभाजन के बारे में। देखिए कोशिका विभाजन दो टाइप के यहाँ पे होगा। कोशिका तैयार हो चुका है, लेकिन पौधा में और जंतु में थोड़ा सा अलग अलग होगा। जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका, ठीक है, जंतु कोशिका, और एक जगह हम लोग जानते हैं दूसरा नंबर जो होता है वह पादप कोशिका। पादप का मतलब क्या होता है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। पादप का मतलब क्या, पादप का मतलब होता है बउआ पेड़ पौधा में पाए जाने वाले कोशिका, और जंतु का मतलब होता है हम लोग के शरीर में। तो हम लोग के शरीर में अभी हम देखे थे, कोशिका बन चुका है, तैयार हो चुका है, यहाँ पे तारिकाई से जुड़ा हुआ है, और ये लटका हुआ है, इधर भी लटका हुआ है, इधर भी लटका हुआ है। इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया, गरोजी उपकरण, सेंट्रोसोम, ठीक है, जितना जो भी कोशिकांग पाया जाता है सब तैयार हो चुका है। और ये देखिए इधर भी 46 गो और इधर भी 46 गो, ठीक है, दोनों साइड क्या होता है 46 गो पाया जाता है, ठीक है।
दोनों साइड से 46 को पाया जाएगा। और ये दोनों क्या होता है, विभाजित होने के लिए तैयार हो चुका रहता है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, इसको बाहरी दबाव पड़ता है, दोनों साइड से ठेलेगा, इधरों से चापेगा उधरों से चापेगा, दे चपम चप एकदम नहीं से इतना इस पर दबाव पड़ेगा। तो दबाव पड़ने के कारण ये क्या हो जाता है, दोनों भाग में बंट जाता है। जबकि आप पढ़िएगा ये पादप कोशिका में, तो पादप कोशिका में क्या होता है, तो ये जो है बाहरी दबाव के कारण दो भाग में बंटेगा। जैसे इसमें आंतरिक दबाव पूछेगा, जंतु कोशिका विभाजन कैसे होता है, तो आंतरिक मतलब अंदर की ओर ठेल ठेल के उसको क्या करेगा, बांट देगा। लेकिन पादप कोशिका में दोनों साइड खींचेगा, इधर आओ बाहर की ओर। जैसे यहाँ पे कोशिका है और इसको दोनों साइड बाहर की ओर क्या होगा, दबाव लगेगा। और जब बाहर की ओर दबाव लगेगा तो ये दो कोशिका के रूप में क्या हो जाएगा, बंट जाएगा। तो देखिए आज क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया, कोशिश करेंगे इतना लंबा क्लास आपका हो नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये अपने कॉपी में आप ऐसे ही दो कोशिका, यहाँ पे हम नहीं बनाए, आप वैसे ही कोशिका बना के इसको बांट सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको अभी तक जो भी पढ़ा है आपको बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। और आगे के नेक्स्ट क्लास आपको कोशिश करेंगे थोड़ा सा छोटा क्लास ले, आज थोड़ा लंबा क्लास हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल लाइव 8 बजे। कोशिश करते हैं आपका प्रत्येक दिन आपका लाइव चलने वाला है बायोलॉजी 11th क्लास का, और बहुत जल्द आप लोग को 12th क्लास का भी कोशिश करेंगे क्लास स्टार्ट कर दे। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।